अध्ययन तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें से टॉपर कुछ एक बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, उसका क्या रहस्य है? उस रहस्य के से आज हम पर्दा हटाएंगे। किस तरीके से कॉपी के अंदर लिखा जाता, जिससे जांचकर्ता इम्प्रेस होता है, उस पर सकारात्मक यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और जिससे वो क्या करता है, नंबरों की भरमार कर देता है, और एक सामान्य दिखने वाला छात्र भी क्या हो जाता है, टॉप कर जाता है, जबकि गहरी तैयारी करने वाला छात्र पीछे रह जाता। इसका क्या कारण है, इसका रीजन क्या है? उन रीजन का तो मैंने मेरे दूसरे चैनल स्टडी 58 के ऊपर 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन वीडियो को जाकर के देख लीजिए। लेकिन उस रीजन पर कैसे प्रश्न लिखे जाते हैं, कैसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, ताकि एग्जामिनर पढ़ते ही हमें क्या दे, फट से नंबर दे दे। एग्जामिनर के पास लिमिटेड टाइम होता है, वो उतना टाइम नहीं होता कि वो कचरा पढ़े। तो फिर कैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखें और सही बात लिखें, ताकि एग्जामिनर फट से नंबर दे और आगे की जो बातें हैं पॉजिटिव धारणा बने, और आने वाले प्रश्नों के अंदर भी वो हमारे फुल मार्क्स देते हुए आगे बढ़ जाए। तो आज के इस सेक्शन में मैं इसी तरीके से मैंने प्रश्नों का उत्तर दिया है। इस सेक्शन को देखने के बाद आपके नंबरों के अंदर 10 नंबर की वृद्धि होगी। आपके कुल अंकों के अंदर कितने नंबर की बढ़ोतरी होगी? 10 नंबर की। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का हम क्वेश्चन संख्या 200 प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन संख्या 199, 1 से लगाकर 199 क्वेश्चन का आंसर दिया जा चुका है, जिसमें 3 टाइप के प्रश्न थे। वस्तुनिष्ठ यानी अबसद वाले प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न यानी एक लाइन में जिसका उत्तर देते हैं, या कह सकते हैं एक शब्द वाले उत्तर, रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न 1 अंक के थे। इनसे संबंधित पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने 6-7 पार्टों में ये सोल्व करवाए हैं, तो उन्हें जाकर के चैनल के अंदर जाकर के मिशन मेरिट कक्षा 10 मिशन मेरिट नामक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में ये सारे मौजूद हैं। तो आज का सेक्शन हम प्रारंभ करते हैं। उससे आगे क्वेश्चन संख्या 200। तो क्वेश्चन संख्या 200 क्या पूछा? अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म क्या? सीधा सा देखो, समझना है, बात को पकड़ना है। क्या पूछा है? अशोक के धम्म के बारे में पूछा है। क्या? तो धम्म को ही बात लिखनी, और कोई यहाँ कचरा पत्र नहीं देना आपको, इधर उधर की बातें आपको नहीं लिखनी है, एग्जामिनर को घुमाना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखोगे। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें क्या कहा गया? धम्म। फिर आप लिखोगे धम्म की परिभाषा कि अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई। उसके अनुसार पाप क्रम से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही क्या है? धम्म है। इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। दूसरा प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आपके लिए ही मैंने आज इतनी बड़ी मेहनत की है कि ताकि बच्चों को मैं लिख करके बताऊं, लिखा हुआ बताऊं, ताकि बच्चे क्या करें, इसके माध्यम से ऐसे ही लिखना सीखें। और ऐसे ही आप लिखना जानते हो तो आप चले जाइए मेरे ब्लॉग पर कबीर क्लासेज 58, उस ब्लॉग के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन बैंक, उसके आंसर, आपका मॉडल पेपर हल सहित उपलब्ध है। और भी जो कोई नई अपडेट्स अगर आएगी तो वो आपको उसी ब्लॉग कबीर क्लासेज 58 ब्लॉग पर मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली गूगल के अंदर जाना है, और गूगल के अंदर हिंदी या अंग्रेजी जैसी भी भाषा में, या फिर आप उसमें बोल करके भी ये बोलना कबीर क्लासेज 58, फिर कबीर क्लासेज 58.blogspot पर आपको चले जाना। ये प्रश्न भी आपको वहीं प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रश्न की हम टिप्पणी करनी है संक्षिप्त, मतलब थोड़े रूप में आपको टिप्पणी करनी है। हम थोड़े रूप में ही करेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें निर्दोष स्त्री, पुरुष और बच्चों की निर्मम हत्या होगी। ऐसे लिखना है। बातें तो बहुत सारी किताब के अंदर दी है, लेकिन टॉपर का विश्लेषण यहाँ से होता है कि किस तरीके से वो वाक्यों को जोड़कर लिखा है। यही तो है इफेक्टिव लाइन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 के लगभग थी, और इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये तो ट्रेलर है। आगे देखिए मैंने किस तरीके से प्रश्नों के पॉइंट बना करके लिखे हैं, और वैसे ही आपको सभी प्रश्नों के पॉइंट बना करके ही लिखने। इन प्रश्नों में भी मैंने 2 टाइप के प्रश्न यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ।
अगला क्वेश्चन संख्या 202, राजस्थान में सीमेंट उद्योग पर टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी का मतलब लंबा चौड़ा नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन आप 3 से 4 लाइनों में ही आपको समेटना है। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1912-13 में लाखेरी से हुई। इसका केंद्रीकरण नीमाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में है। राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की स्थापना की निजी क्षेत्र की क्या है इकाइयों की स्थापना की गई। राज्य में देश के कुल उत्पादन का 16% क्या होता है, सीमेंट का उत्पादन। बहुत सारा है लेकिन आपको इसमें इतना ही लिखना है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 203। क्वेश्चन संख्या 200 क्या पॉइंट का ध्यान रखना पूछा क्या है, वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें यहाँ से प्रभाव देखिए, ये क्वेश्चन ऊपर वाले 2 क्वेश्चन थोड़े अलग थे, 3 क्वेश्चन यहाँ से, और मैं आपको सजेशन दूंगा कि जहाँ तक हो सके ये जो मैं आगे इनके आंसर दूंगा इसी टाइप से आप प्रश्नों के आंसर दीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पहले तो वो प्रश्न वाली बात ही पकड़ करके यहाँ लिख देनी है कि वाहन चलाते समय निम्न बातों का हमें क्या रखना ध्यान। इस पार्ट को कहीं स्किप नहीं करें, पूरा लास्ट तक देखें। एक बार से आपके दिमाग में नहीं बैठे तो 2 बार देखें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जो बात देखी और सुनी गई बात ज़्यादा स्थायी होती है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहला हम लिखेंगे मोबाइल फ़ोन पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करने से क्या होता है, ध्यान भटकता है और उससे ही क्या होती है, दुर्घटनाएं होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप बात यही लिखोगे कि मोबाइल फ़ोन पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। दूसरा लिखना चाहिए यातायात नियमों का पालन करना। अगर यातायात नियमों का पालन नहीं करते तो इसी कारण ट्रैफिक जाम की समस्या होती है या फिर दुर्घटनाएं भी इसी कारण होती है। तो खूब सारे नियम है, गति में चलाना या फिर शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, अपनी लेन में चलाना, ये सारी बहुत सारे यातायात के नियम हैं, उनका पालन। अगला, वाहन को उचित गति से ही चलाना। इस गति मतलब स्पीड उसकी सही रखना, उचित रखना, ज़्यादा तेज स्पीड से नहीं चलाना। अगला है सीट बेल्ट व हेलमेट का क्या करना प्रयोग। तो ये सारी बातें जिनका आपको वाहन चलाते समय क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 204 है कि आर्थिक विकास की अवधारणा को समझाइए। कौन से विकास की पूछा है, ध्यान से आपको समझ लेना। तो अवधारणा का मतलब अर्थ होता है, ये बात आप ध्यान कर लेना, अर्थ तात्पर्य या जो कुछ भी आपको। तो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना, संस्थागत ढांचे, तकनीकी, सामाजिक दृष्टिकोण में आए अनुकूल परिवर्तन ही क्या है, आर्थिक विकास है। यही इसकी क्या है, अवधारणा है। अगला क्वेश्चन संख्या 205 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन संख्या 205 क्या कह रहा है, अपने शहर में बौद्धिक प्रश्न आपके दिमाग को घुमा देगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों का हम चुटकियों में आंसर निकालेंगे। प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले पकड़ करके वही बात हमें लिख देनी है। क्या लिखनी है, अपने शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए मैं निम्न प्रयास करूंगा। आप लड़का है तो लिखो करूंगा, और लड़की है तो लिखना है करूंगी। तो पहला हम लिखेंगे औद्योगिक इकाइयों को शहर से दूरी पर स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, दूरी पर स्थापित करेंगे, या लिख सकते हैं शहर से, यहाँ दूरी नहीं, दूर स्थापित करेंगे, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर दूर स्थापित करेंगे, ताकि क्या हो, शहर के अंदर प्रदूषण नहीं आए। आप देखते हो ना, वर्तमान के अंदर भी इंडस्ट्रियल एरिया शहर से बाहर है, तो आप भी क्या करोगे, वैसा ही करोगे, लिखना है। दूसरा, मानक प्रदूषण यंत्र का वाहनों में उपयोग करने के लिए प्रत्येक आमजन को क्या करूँगा, जागरूक करूँगा, ताकि क्या हो, औद्योगिक प्रदूषण नहीं फैले। अगला, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों एवं वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई करवाएंगे। ये वो सारी बातें हैं जिनके कारण क्या होगा, औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप प्रयास करोगे। और भी बहुत सारी बातें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, लेकिन वो बातें फैक्ट की होनी चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या है 206, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं। अब 2 पूछा तो हम 2 ही बताएंगे, पहले खींच के यही यहाँ लिख देंगे कि लोकतंत्र में 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, या लोकतंत्र की निम्न 2 प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र की निम्न 2 प्रमुख विशेषताएं, देखो यहाँ ऐसे अंडरलाइन कर दो, ऐसे आप
क्या बनाओ, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बना करके नीचे अंडरलाइन कर दो या ब्लैक पेन से लिखो, बहुत बढ़िया इफेक्टिव। सारी तरीके से मैंने इसमें प्रश्नों के उदाहरण देकर के आपको समझाया है, ताकि मैंने कहा ना आपके नंबरों के अंदर कितने नंबर की इस तरीके से बढ़ोतरी होगी, 10 अंकों की बढ़ोतरी होगी। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार का क्या करती है, निर्माण करती है, इसलिए ये शासन किसका हो गया, जनता का शासन हो गया। दूसरा, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, तो लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी का मतलब जिम्मेदार होता है। यदि सरकार जनमत का सम्मान नहीं करती तो जनता उसे बदल देती है। चुनाव होते हैं, 5 साल बाद जब ये चुनाव होगा, अगर सरकार जनता के कहे अनुसार नहीं चलती या कार्य नहीं करती तो जनता उसको क्या करेगी, चुनावों में हटा देगी। अगला है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या, तो सीधा लिखोगे लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं निम्न हैं। ये तो प्रश्न है आपका, आपको कॉपी में नहीं लिखना है, कॉपी में सिर्फ प्रश्न संख्या फिर ये उत्तर और ऐसा आपको लिखना है। तो पहला लिखेंगे वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष या इससे अधिक वर्ष की आयु का हो। तीसरा, वो भारत या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण किया न हो, किया यहाँ पर लिखना आगे न हो। चौथा है, वो किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया ना ठहराया गया हो। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है, जवाब लिखना है। क्वेश्चन संख्या 208 हम देखेंगे। क्या पूछा है कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है, तो आप लिखो कि रॉलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। या फिर आगे इसको आप 1 लिख दीजिए, जैसे इन प्रश्नों मैंने 1-2 लिखा, और इसको 2 लिख दीजिए यहाँ से। उससे अपील, दलील और वकील का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है 209 संख्या, अशोक के धम्म का सार लिखिए। तो हम लिखेंगे उत्तर में अशोक के धम्म का सार क्या है, ब्राह्मणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, माता पिता एवं, यहाँ को नहीं है, माता पिता एवं गुरु के प्रति आदर भाव रखकर उचित व्यवहार करना, दानशीलता का भाव रखना एवं पाप रहित होना, शारीरिक व मानसिक सुचिता रखना एवं जन कल्याणकारी कार्य करना। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर से बौद्धिक प्रश्न आपके सामने आया है और बच्चे बौद्धिक प्रश्न देखते ही घबरा जाते। नहीं बच्चों, घबराना नहीं है, आपको वही लिखना जो आपने पढ़ा है, सिर्फ चेंजेस कर देना। यह पूछा क्या है, आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, तो आप लिखोगे कि मेरे विचार से, आपका पूछा ना इसलिए लिखोगे मेरे विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्न प्रयास किए जाने चाहिए। तो आप लिखोगे क्या किए जाने चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लोग पर्सनल वाहन, अपने निजी वाहन नहीं लेकर जाए, जो सरकारी बसें वगैरह चल रही है, रेल ट्रेनें जो भी हैं उनका क्या करें, प्रयोग करें। दूसरा है, पैदल चलने वाले को सड़क पार करने हेतु फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण करना चाहिए ताकि वो बीच में आकर दुर्घटना का शिकार न बने। अगला क्वेश्चन संख्या है 211, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, कैसा पूछा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझाइए। तो हम एक तो पॉइंट बना लिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक बना लिया हमने, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पॉइंट दे दिए 1 और 2 कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता क्या करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत, आपको यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता संव्य लिखना है ना, संव्य, यहाँ अप्रत्यक्ष नहीं है, जनता संव्य प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभु शक्ति का क्या करती है, या कह सकते हैं प्रभुता का, प्रभुत्व का, या प्रभुत्व का, या कह सकते हैं प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वो नीति संबंधी फैसले लेती कौन, जनता खुद लेती है, और वो कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। हालांकि विश्व में ये नहीं है, वर्तमान में सिर्फ स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में ही ये हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और हमारे यहाँ जो पंचायती राज के अंदर जो ग्राम सभा है उसकी बैठक जो होती है उसे क्या माना गया, इस प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र का ही रूप माना जाता है। दूसरा देखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता, तो इस लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग
इसमें तो जनता प्रत्यक्ष रूप से खुद शक्ति का प्रयोग करती है, इसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करती है किसको, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। और आधुनिक काल के अधिकतर देशों में यही लोकतंत्र पाया जाता है। कौन सा, जैसे भारत में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्वेश्चन संख्या है 212, भारत में कैसा नियोजन है। आर्थिक नियोजन के दो उद्देश्य बताने, तो हम लिखेंगे इसको सीधा सा खींच कर ले आएंगे, प्रश्न वाला अंदर से उड़ा देंगे। भारत में आर्थिक नियोजन के निम्न दो उद्देश्य हैं। पहला लिखोगे कि आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, गरीबी की समस्या का समाधान। अब दो पूछा, ये भी सही। आप चाहो तो एक एक लाइन में इनका क्या, एक एक दो लाइन में इसका अगर वर्णन करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्वेश्चन संख्या है 213, क्या कहता है, बड़ी अच्छी बात कहता है कि जल स्वावलंबन। देखो, स्वावलंबी का आपको मतलब सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो जल के मामले में, पानी के मामले में आत्मनिर्भर हम कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में पूछा आवश्यकता है। क्यों, आप जानते हो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जिस विषम भौगोलिक परिस्थिति, वर्षा की न्यूनता, ऐसी खूब सारी समस्याएं हैं। वही समस्या भर करके इनके अंदर डाल देनी है कि जल स्वावलंबन की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला आप लिखोगे, वर्तमान में भूमिगत गिरते जल स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा और बड़े बांधों में बढ़ती हुई मिट्टी की गाद और वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां। देखो, अभी एग्जाम कब होंगे, इसके चक्कर में फंस करके अपनी दुर्दशा मत करवा देना। अध्ययन को निरंतर जारी रखना, और इसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इस चैनल में आपके सामाजिक विज्ञान और गणित का जितना कुछ सिलेबस ये डालूं प्रश्नों के माध्यम से, मिशन मेरिट के माध्यम से, उसको आप देख लेना और फिर आप 90 से पार नंबर लाओगे अगर इस पूरे को देख लिया। और सामाजिक विज्ञान के तो मैंने पाठ भी, आप देखते हो तो मैंने करवा रखे। आप चैनल पर जाकर के अलग से कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर आप देख सकते हो। दूसरा है, बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण जल संकट का और विकट होना। तो इन दो बातों को लिख करके आपको करना कि इसीलिए राजस्थान में क्या है, जल स्वावलंबन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आपको लिखना है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती हैं, वे क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। क्वेश्चन संख्या है 215, भारत में गरीबी के आर्थिक कारण पूछा। अलग अलग कारण है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न को समझना है, पूछा क्या है, कौन से कारण। कई बच्चे बिना कारण जाने सीधा सा उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, लघु कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की आय जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर पर होना। न्यूनतम मतलब कम से कम व्यक्तियों के पास अवसरों की उपलब्धता का कम होना। ये वो आर्थिक कारण है जिनसे क्या हो रहे हैं, भारत के अंदर व्यक्ति गरीब हैं। क्वेश्चन संख्या 216, दिल्ली सल्तनत के प्रथम व द्वितीय शासक कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे पूछी है। ये इसको नहीं पूछना चाहिए, इसको मृत्यु सिर्फ पहले की पूछनी चाहिए, क्योंकि आपकी किताब के अंदर दूसरे शासक की मृत्यु का उल्लेख नहीं है, लेकिन मैंने दोनों का बताया हुआ, आप चिंता नहीं करनी है। पहला हम लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। ये चौगान क्या, ये एक पोलो टाइप का एक खेल है जो घोड़े के ऊपर सवार होकर खेला जाता है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक इल्तुतमिश था और उसकी मृत्यु हालांकि डायरेक्ट इल्तुतमिश नहीं बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा बना था, लेकिन उसको हटा करके बाद में कौन बना था, इल्तुतमिश बना था। तो उसकी मृत्यु बाहमियान अभियान के समय बीमारी के कारण हो गई थी, यानी बाहमियान अभियान पर जा रहा था, ये बीमार पड़ गया और इसी बीमारी के कारण इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन संख्या 217, बड़ा अच्छा प्रश्न और वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न पूछा है कि कौटिल्य के अनुसार, किसके, कौटिल्य क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसकी नीति बड़ी कुटिल थी। तो इसके राज्य के 7 अंग बता दिए, कौन कौन से बताएं 7 अंग, राजा, अमात्य, दर्शन, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। इसने कहा राज्य के यही 7 अंग होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। ऐसा ही उल्लेख हमें शुक्र नीति में भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन संख्या है 218, बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी
इसकी भाषा व फारसी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। बाबर ने तो तुर्की भाषा में बाबरनामा या फिर आप उसको तुजू के बाबरी कह सकते हो वो लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला क्वेश्चन संख्या है 219। 219 क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से होने वाले कोई दो परिवर्तन बताने। परिवर्तन तो बहुत सारे हुए, लेकिन हम यहाँ इसको खींच कर रख देंगे और क्या कहेंगे? औद्योगिक क्रांति से होने वाले दो परिवर्तन निम्न थे, या लिख सकते हो निम्नलिखित थे। पहला, उत्पादन के लिए जो कार्य पूर्व में हाथों से किए जाते थे वो अब पैरों से होने लगे, पैरों से नहीं शक्तिशाली यंत्रों से किए जाने लगे। दूसरा लिखोगे, इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात निर्माण के कारखाने खोले जाने लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 220, प्रधानमंत्री के दो कार्य बताइए। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है। प्रधानमंत्री के दो कार्य आपको कहना निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सभी मंत्री उसके अधीन कार्य करते, वो विभिन्न मंत्रियों के कार्यों में क्या करता है? तालमेल बनाए रखता है। और दूसरा लिखना है, मंत्रियों के बीच कार्य वितरण और पुनर्वितरण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, और वो किसी भी मंत्री को अपने पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है, या किसी नए मंत्री को नियुक्त कर सकता है। बहुत सारे प्रधानमंत्री के कार्य ने, उनमें से ये दो कार्य आपको क्या करने लिखने हैं।